Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और नोट्स के लिए तो आप हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ये टॉपिक नंबर 9 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th। इस टॉपिक में ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वीडियो पार्ट 1 में। यदि आपने उसका वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैटेनेशन, एलोट्रॉपी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एक्चुअली एक वास्ट टॉपिक है, तो इसका कुछ पॉइंट्स आज कवर करेंगे और कुछ आने वाले वीडियो में। तो बेसिकली आज हम ये तीनों पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैटेनेशन से। तो कैटेनेशन होता क्या है? ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स का, मतलब कोई एटम किसी एलिमेंट का खुद के जैसे ही एटम्स के साथ लिंक कर लेता है बाय कोवैलेंट बॉन्ड और लिंक करके वो चेन या रिंग्स बनाता है। तो सपोज कार्बन एक एटम है फ्रॉम एलिमेंट कार्बन, वो कार्बन अपने जैसे ही कार्बन के साथ लिंक होता जाएगा, उसे हम सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम कहेंगे। और ये लिंक होगा बाय कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दो कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा और इससे कार्बन चेन बना सकता है या फिर कार्बन रिंग बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बाय कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन एक टेंडेंसी है एलिमेंट का जो एक्चुअली डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उस बेसिस पे कैटेनेशन प्रॉपर्टी एलिमेंट दिखाता है। यह प्रॉपर्टी ज्यादातर ग्रुप 14 एलिमेंट्स में दिखता है और उनमें से कार्बन सबसे ज्यादा टेंडेंसी दिखाता है कैटेनेशन का, क्योंकि कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ठीक है, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में आपको क्या दिखेगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और उनमें से सबसे ज्यादा दिखेगा कार्बन में, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन ग्रुप 14 एलिमेंट्स का देखा जाए तो कार्बन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेन का ऑलमोस्ट सेम है, और लीड कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाता क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही वीक बनाता है। नेक्स्ट है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब क्या? एलोट्रॉपी मतलब कोई भी सॉलिड एलिमेंट, ठीक है, एलोट्रॉपी मतलब बेसिकली कोई भी सॉलिड एलिमेंट यदि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके लिए डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम सॉलिड एलिमेंट के हैं बट उनके कलर अलग है, उनका डेंसिटी अलग है, उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, तो उस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहेंगे और उस इंडिविजुअल क्रिस्टल फॉर्म को कहेंगे एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉपी बेसिकली क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है सॉलिड एलिमेंट का कि वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन में एग्जिस्ट करे जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, और उस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट in different crystalline form with different physical properties such as color, density, melting point, then the phenomena is called as allotropy or individual crystalline form is called as allotropes.
तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, उसके और भी एलोट्रॉप्स हैं जैसे फुलेरिन, ग्राफीन एंड कार्बन नैनोट्यूब्स। तो ये 5 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब्स। तो कार्बन ये 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पांचों में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन ही है, बट स्टिल उसके पांचों के फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, उनके जो कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग है, और ये इंडिविजुअल क्रिस्टल फॉर्म को हम कहेंगे एलोट्रॉप्स। तो कितने एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के? 5, जो नोन है जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स, ग्राफीन एंड नैनोट्यूब्स, कार्बन नैनोट्यूब्स। जो एलिमेंट बोरॉन, बिस्मुथ, सिलिकॉन, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 13, 14 और 15 को बिलोंग करते हैं, और ये भी एलोट्रॉप दिखाते हैं। बट इस चैप्टर में आपको 2 ही चीजों के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, एक है कार्बन के एलोट्रॉप और दूसरा है फास्फोरस का। तो चलिए शुरू करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से। जो पहला है डायमंड। तो डायमंड सबको पता है, गर्ल्स का तो फेवरेट होगा। ये डायमंड एक्चुअली कार्बन एटम से बना होता है, जिसमें एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स को अटैच होता है। ठीक है, तो डायमंड किससे बना है? कार्बन एटम से, जिसमें एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स को अटैच है, और वो बॉन्डिंग कैसा है? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। मतलब ये सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड, और वो sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड्स हैं, और वो बॉन्डिंग टेट्राहाइड्रल मैनर में, देख सकते हो आप, टेट्राहाइड्रल है, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल होता है। तो ये बॉन्डिंग कैसा है? टेट्राहाइड्रल बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस है, तो सब कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस सेम है, दैट इज 154 पिकोमीटर। ये टेट्राहाइड्रल लिंक्ड है एक दूसरे से, फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, तो ये टेट्राहाइड्रल आप देख सकते हो एक दूसरे से लिंक है। तो ये वाला कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ लिंक है जो तीसरे से लिंक्ड है। तो इन शॉर्ट वो लोग क्या बना रहे हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये टेट्राहाइड्रल एक दूसरे से ऐसी तरह लिंक्ड है कि वो लोग 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज ही होते हैं। ये डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड क्या है? द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जिसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जो है 3330 डिग्री सेल्सियस। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब यूजेस ऑफ डायमंड देखें तो डायमंड यूज किया जाता है ग्लास कट करने के लिए, ड्रिलिंग टूल्स में वो इतना हार्ड होता है कि ड्रिलिंग टूल्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक नहीं होता। ये डाइस बनाने के लिए यूज होता है, जो थीन वायर मेटल से ड्रॉ करने में हमें हेल्प करता है, और डायमंड ऑब्वियसली ज्वेलरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, जो सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है 2D स्ट्रक्चर में। ठीक है, डायमंड में कार्बन कैसे प्रेजेंट था? 3D स्ट्रक्चर में, यहाँ 2D स्ट्रक्चर में। तो ग्रेफाइट एक्चुअली लेयर्स में बना होता है, जो 2 डायमेंशनल शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स होता है। तो ये देखिए, एक ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। तो ये 2 डायमेंशनल शीट है कार्बन एटम्स का। ठीक है, और इसमें बना रहता है हेक्सागोनल नेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ हेक्सागोन्स बने हुए हैं, कोई भी एक रैंडमली आप चूज कीजिए। हेक्सागोन मतलब 6 मेंबर रिंग, तो हेक्सागोनल नेट बना हुआ है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है? sp2। तो डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। यहाँ है sp2। डायमंड में था 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ है 2D। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम को ज्वाइन है, मतलब सिर्फ 3 बॉन्ड से। तो हर एक कार्बन यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 3 दूसरे कार्बन को ज्वाइन है। हर एक कार्बन कितने कार्बन को ज्वाइन है? सिर्फ 3 दूसरे कार्बन को। और यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 है,
बट यहाँ कार्बन ने तो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के साथ शेयर होता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेफाइट ओनली नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट सिर्फ एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है? क्योंकि उसमें जो उसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और वो बाकी कार्बन एटम्स के साथ शेयर हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पूरे शीट पे डीलोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो है 141.5 पिकोमीटर। यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल लेयर है, जो पहला लेयर है वो दूसरे लेयर के साथ बहुत वीकली होल्ड होता है, दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पे बहुत वीक हैं, और ये डिस्टेंस जो दो लेयर का है वो है 335 पिकोमीटर। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। नेक्स्ट है फुलेरिन। फुलेरिन थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स लिंक्ड हैं बाय फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो एक फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक होते हैं और वो बनाते हैं फुलेरिन, जो एक एलोट्रोप है कार्बन का। एग्जांपल कार्बन 60। तो कार्बन 60 भी एक फुलेरिन का फॉर्म है जिसमें 60 कार्बन एटम्स है। फुलेरिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जब इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्रक किया जाता है दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और वो दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक्चुअली इनर्ट एटमॉस्फेयर आर्गन और या हीलियम में प्रेजेंट होता है, तब फुलेरिन बनता है। तो सपोज आपके पास एक बीकर है जिसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर है, मतलब आर्गन या हीलियम गैस प्रेजेंट है। अब उसके अंदर आपने दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड रख दिया, वो दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में आपने एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया, तब फिर आपको क्या मिलेगा? फुलेरिन। अब यहाँ पे जो शूट जमा होगा, मतलब धुआं, वो एक्चुअली कार्बन 16 फुलेरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में कंटेन करेगा, और दूसरे फुलेरिन्स भी जैसे C32, C50, C70 एंड C84। जो C60 फुलेरिन है वो एक्चुअली सॉकर बॉल की तरह दिखता है। देखो ये है C60 फुलेरिन, ये सॉकर बॉल की तरह दिखता है, जिसे बकी बॉल भी कहते हैं। इसमें हेक्सागोनल आप देख सकते हो, देखो मैं दिखाती हूँ, ये हेक्सागोनल मतलब 6 मेंबर रिंग, और पेंटागोनल जो 5 मेंबर रिंग्स भी प्रेजेंट है। तो ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग। तो इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों रिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हेक्सागोनल 20 नंबर है, पेंटागोनल 12 नंबर, और ये दोनों रिंग एक दूसरे को फ्यूज्ड है। फुलेरिन्स कोवैलेंट और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फुलेरिन दैट इज कार्बन 60 ग्रुप 1 मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, उन लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं K3C60। ये K3C60 एक्चुअली सुपर कंडक्टर है बिलो 18 केल्विन। सुपर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जीरो रेजिस्टेंस पे भी, क्योंकि आपको पता होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस चाहिए, बट सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो K3C60 कर पाता है। नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं और एक्चुअली वो रोल्ड अप ग्रेफाइट शीट्स होते हैं। तो ये एक ग्रेफाइट शीट है जिसे आप ऐसे रोल कर दोगे, ठीक है, पेपर के आप ऐसे रोल बना देते हो ना, वैसे ही इस ग्रेफाइट शीट को यदि आप रोल कर दोगे तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बना देगा। कार्बन नैनो ट्यूब सिंगल वॉल भी हो सकते हैं जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, या फिर कार्बन नैनो ट्यूब मल्टी वॉल्ड भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो रोल किया गया हो तो उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। यदि लेंथ की बात करें कार्बन नैनो ट्यूब की, तो कार्बन नैनो ट्यूब का लेंथ वेरी करता है माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर तक। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर रोबूस्ट, ठीक है, रोबूस्ट की तरह होते हैं, वो बेंड होते हैं
बेंड हो जाते हैं आप जैसा चाहे वैसे, और जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे तो स्प्रिंग की तरह उछल के वापस अपना ही ओरिजिनल शेप ले लेंगे। कार्बन नैनोट्यूब्स में हाई इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी होता है। कार्बन नैनोट्यूब का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी बहुत ज्यादा है। अब तक कोई भी मटेरियल इतना नोन नहीं है जिसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा हो। इसलिए नासा के रिसर्चर कार्बन नैनो ट्यूब पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं क्यों कार्बन नैनो ट्यूब को कोई ऐसे मटेरियल के साथ जोड़ सके जो एकदम लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट बना सके, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट जितना लाइट वेट होगा उतना आसान होगा उसे दूर तक ले जाना और उस पर काम करना। तो नासा इस पे काम कर रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को ऐसे कुछ मटेरियल के साथ जोड़ के सबसे लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट बना सके। नेक्स्ट है ग्राफीन। ग्राफीन एक्चुअली आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का एक सिंगल लेयर उसका आप बोलोगे ग्राफीन। ग्राफीन शीट 2 डायमेंशनल सॉलिड है क्योंकि ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल सॉलिड था। ग्राफीन में यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस भी कहा जाता है। ये व्हाइट फास्फोरस एक्चुअली कंसिस्ट करता है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। तो ये है एक्चुअली डिस्क्रीट मतलब थोड़ा टेट्राहेड्रल से अलग। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअली इस तरह से, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल, अब डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मतलब ये देखो ये टेट्राहेड्रल है बट उसके बीच में ज्वाइन वाला कोई नहीं, तो ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। यहाँ फास्फोरस फास्फोरस का बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। ये व्हाइट फास्फोरस एक्चुअली बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये फास्फोरस दैट इज येलो फास्फोरस में 60 डिग्री एंगल उसको स्टेबल नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे रिंग स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। व्हाइट फास्फोरस को आप देखें तो आपको दिखेगा कि वो ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्स की तरह ही दिखता है। वो डार्क में चमकता है क्योंकि उसमें केमोल्यूमिनेसेंस है, मतलब वो उसमें अंधेरे में चमकने की पावर है। वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है और व्हाइट फास्फोरस बहुत ही पॉइजनस है। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कंसिस्ट करता है चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ देख सकते हो आप ये 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे को लिंक्ड है बाय कोवैलेंट बॉन्ड। बट ये एक टेट्राहाइड्रा प्रेजेंट अकेले नहीं होता, वो एक टेट्राहाइड्रा दूसरे टेट्राहाइड्रा का ज्वाइन होता है, दूसरा तीसरे से, मतलब वो प्रेजेंट होते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। ये रेड फास्फोरस स्टेबल होता है और इसलिए स्टेबल जो भी है वो लेस रिएक्टिव है। आपको याद रखना है केमिस्ट्री में, जो कम स्टेबल ज्यादा रिएक्टिव, जो ज्यादा स्टेबल कम रिएक्टिव। रेड फास्फोरस ओडरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें आयन ग्रे लस्टर होता है। रेड फास्फोरस में लुमिनेंस प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो अंधेरे में चमक नहीं सकता व्हाइट फास्फोरस की तरह। ये भी इनसॉल्युबल है वाटर में और रेड फास्फोरस एक्चुअली नॉन पॉइजनस है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 एलिमेंट्स। तो उसमें सबसे पहला है बोरोन ट्राइक्लोराइड जिसे BCl3 कहते हैं। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर BCl3, B बीच में और 3 Cl इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये एक्चुअली एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसमें जो बोरोन है वो एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें अभी भी एक वैकेंट अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो बोरोन के सिर्फ 3 p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, एक वैकेंट रह जाता है मतलब एम्प्टी रह जाता है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। जो बोरोन है BCl3 में उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, बोरोन के पास सिर्फ यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BCl3 एक्चुअली नॉन पोलर ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब BCl3 कैसा है, एक प्लेन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक ही प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है और वो ट्राइगोनल, देखो ट्राइगोनल है मतलब ट्राइंगल बनाता है और एक ही प्लेन में, इसलिए प्लेनर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है
एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसे AlCl3 के नाम से जानते हो। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम एटम है एल्यूमिनियम क्लोराइड में वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है BCl3 की तरह। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बट आपको यहाँ याद रखना होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड अकेला एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये एक एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं होते। ओ दूसरा एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ओवरलैप करके डाइमर बनाता है। और ये डाइमर कैसे बनाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल है जो ओवरलैप होता है क्लोरीन के लोन पेयर के साथ, क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन है जिसके पास लोन पेयर्स है और क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट 3d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बनाता है डाइमर। तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड अकेला एग्जिस्ट नहीं होता, वो हमेशा डाइमर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर उसे बोरिक एसिड भी कहते हैं, H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड में सेंटर में एक बोरॉन एटम प्रेजेंट होता है जो 3 OH को अटैच है। तो एक्चुअली ये है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जहां सेंटर में एक बोरॉन है जो 3 OH को अटैच है। ठीक है, ये सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड लेयर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि ये ऑर्थोबोरिक एसिड BCl3 की तरह ही प्लेनर है। मतलब बोरॉन और OH ये सब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये प्लेनर है। बट अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है। मतलब एक OH का ऑक्सीजन दूसरे OH के हाइड्रोजन से जुड़ा होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक OH का हाइड्रोजन दूसरे OH के ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए ये क्लियर बना देता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए ऑर्थोबोरिक एसिड कभी भी H3BO3 की तरह नहीं प्रेजेंट होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू एक लेयर में वो प्रेजेंट होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप मुझे asiadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले, इफ योर इंटेंशन इज पावरफुल योर एक्शन विल बी पावरफुल, and if your action is powerful your results will be powerful. That's all for today. Thank you. Stay tuned.